आप जो है कम से कम हमारी मोटिवेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद ऐसे लेक्चर्स तैयार करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थी उसमें हमने पहला ग्रुप डिस्कस किया। हमारे पास जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो है ख़ासकर कोविड-19 में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। वो हमारे पास जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप हमारे पास है मैक्रोलाइड्स का। मैक्रोलाइड्स जिस तरह हमने टॉप में पहले ही कहा, ये बेसिकली पहले जो यूनिट था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस होती किस तरह है। तो अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको जो है वो बेसिकली उसको ख़त्म करती है। जो प्रोटीन्स पहुंचती है हमारे पास डीएनए की तरफ उसको रोकती है ताकि वो सर्वाइव ना कर सके। इसमें हमारे पास जो मेन मेडिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। डोसेज कितनी है हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस तरह हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, फार्माकोकाइनेटिक्स किस तरह बॉडी इसकी मेडिकेशन के साथ क्या करती है। फिर हम डिस्कस करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स, खास में हम जो है वो कंट्राइंडिकेशन और कॉशन, साथ में हम नर्सिंग कंसिडरेशन कि जब भी किसी पेशेंट को मैक्रोलाइड्स जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि मैक्रोलाइड्स में मेडिकेशन कौन कौन सी है। तो तीन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, उसमें आजकल जो तीसरा ग्रुप है वो भी कम यूज़ होता है। दो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा यूज़ है इसकी। दूसरी हमारे पास जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एरिथ्रोमाइसिन जो है थोड़ी सी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई है। और आखिर में हमारे पास आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा डेरिथ्रोमाइसिन कि वो बेसिकली आज उसके डोसेज डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इतनी एडमिनिस्ट्रेशन में अवेलेबल मेडिकेशन में या हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन जिस तरह आप लोग पहले देखते थे कि हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, अभी कोविड-19 में इंजेक्टेबल में भी हमारे पास हर जगह अवेलेबल थी। इसमें हमारे पास अगर आप डोसेज में देखें तो आप जिस तरह हमारे पास मार्केट में 250 mg और 500 mg की कैप्सूल अवेलेबल है। इज़्ज़त मैक्रोबैग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मशहूर है। डोज की अगर हम बात करें तो हमारे पास एडल्ट के लिए 250 mg या हमारे पास 500 mg 250 यानी 200 mg की इस्तेमाल कर रही है तो 1 और 500 mg की 1, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास ओडी है। 24 घंटे में आप एक गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोज जो एडल्ट में है हमारे पास 250 mg से लेकर 500 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं पर डे। फिर अगर साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कुछ लोग हमारे पास जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या सोर थ्रोट के साथ होते हैं उनको बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप लोडिंग डोज जो है वो क्या लें, वो 2 कैप्सूल ले लें। 250 mg की आपके पास कैप्सूल है, आप क्या करें 2 एक साथ ले लें, ये 500 mg हो जाएगा। यानी जो लोडिंग डोज है वो 500 mg, फिर उसके बाद 250 mg जो है वो पर डे दिया जाता है। फिर अगर हम पीड्स में देखें तो पीड्स में और ये इंजेक्टेबल में खासकर जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसी वजह से खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की पेशेंट है उनको सिर्फ दिया जाता है अंडर मॉनिटरिंग। फिर हमारे पास है 250 mg लोडिंग डोज, फिर आप जो है 250 mg की 500 mg लोडिंग डोज, फिर 250 mg जो है पर डे आप दिन में एक दफ़ा यूज़ करते हैं। अगर पीड्स में हम देखें तो पीड्स में हमारे पास जो लोडिंग डोज है, अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या जो लोडिंग डोज है वो 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर कहते हो कि एक दफ़ा जब ये ले ले उसके बाद 5 mg पर kg पर डे यूज़ किया करें। जो नॉर्मल रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन है डोज है हमारे पास 5 mg पर kg है। तो लोडिंग डोज हमारे पास पहली दफ़ा दिया जाता है। लोडिंग डोज हमेशा इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि क्योंकि हमारे पास जो इन्फेक्शन है, मतलब ये है इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हो चुका है
तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी होती है, उसकी वजह से आपको फीवर, बॉडी एक, चिल्स, ये सारी चीज़ें होती है। आप बेसिकली इन सारे सिम्टम्स को कम करने के लिए ज़्यादा डोज देते हो ताकि बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। फिर आप जब वो पहले डोज ज़्यादा दे देते हो उसके बाद आप कम देना शुरू कर देते हो ताकि हमारे पास पहले डोज में जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी है उसको ख़त्म करके फिर उसको मिनिमाइज करना शुरू कर देते हो। इसी तरह हमारे पास आप पीड्स में 10 mg पर kg पर डे लोडिंग डोज देते हो। फिर हमारे पास जो एडजस्टमेंट रेगुलर डोज है वो आप 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप देते हो एक दफ़ा में जो हमारे पास डोज है वो 30 mg पर kg पर डे है बच्चों के लिए, सिर्फ एक। दूसरी मेडिसिन इस ग्रुप के हम देखें, हमारे पास है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन हमारे पास आप लोग देखते हो मार्केट में हमारे पास 250 mg और 500 mg की जो है यूज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा मैक्रोलाइड्स जो है हमारे पास खासकर क्लेरिथ्रोमाइसिन पेप्टिक अल्सर या हमारे पास जो H. पाइलोरी के पेशेंट होते हैं उनको भी दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास जो एडल्ट है उसके लिए 250 mg से लेकर 250 mg या 500 mg आप बीडी में जो है यूज़ करते हो। अगर पेशेंट को आप 250 mg पे रखते हो, 250 mg सुबह, 250 mg शाम को, या 500 mg सुबह, 500 mg शाम को। ये हमारे पास सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पीड्स में अगर देखें तो पीड्स में हम 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से, मतलब ये है कि हमारे पास 30 kg का बच्चा है या हमारे पास 10 kg का है तो उसको हम देते हैं किस हिसाब से, 15 mg पर kg पर डे। तो हमारे पास ये 150 mg हो गया पर डे। तो 2 दफ़ा देते हैं तो 150 को आप 2 पे डिवाइड करो, 75 mg जो है वो आपके पास एक टाइम का डोज बनता है। फिर हमारे पास थर्ड जो है यूज़ होती है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन। आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा पुरानी मेडिसिन है, खासकर इंडस फार्मा की एरिथ्रोसिन के नाम से मार्केट में सिर्फ अवेलेबल होती थी। एडल्ट में आप 15 mg से लेकर 20 mg हम पर kg पर डे देती है। IV फॉर्म में भी अवेलेबल है, या आप जो है एडल्ट को 15 से 20 mg पर kg पर डे IV, या हमारे पास टेबलेट फॉर्म में है तो वो फिर भी आप क्या 15 to 20 mg पर kg आप उसके लिए भी ले सकते हैं पर ओरल। बच्चों में देखें, बच्चों में हमारे पास 10 to 15 mg पर kg पर डे IV, या हमारे पास ओरल फॉर्म में उसमें आप देते हैं। ये सिरप में भी हमारे पास अवेलेबल होती है। इस ग्रुप में जो हमारे पास 4th मेडिकेशन है डेरेथ्रोमाइसिन है, वो सिर्फ हम एडल्ट में देते हैं जिनकी डोज हमारे पास 500 mg पर डे के हिसाब से हम पर ओरल देते हैं। मतलब ये है 250 mg के टेबलेट्स है तो 250 mg सुबह, 250 mg शाम को, 500 mg की डोज है हमारे पास पर डे। तो ये हमारे पास 4 मेडिसिन थे, मैक्रोलाइड्स उसके डोसेज थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेशंस बेसिकली कौन सी कंडीशन में ज़्यादा दिए जाते हैं और साथ में हमारे पास इसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स वो क्या क्या है। अब हम अगर अगर हम देखें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, तो हमारे पास अगर सेल है, सेल की तरफ हमारे पास ये मैक्रोलाइड्स जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, यहाँ से जो प्रोटीन्स ने जाना है वो उस तरफ इसके साथ इंटरफेयर हो के उसको जाने नहीं देता, जिसकी वजह से जो सेल है वो सर्वाइव नहीं करता और उसकी एक्टिविटी मल्टीप्लिकेशन की ख़त्म हो जाती है। अगर हम स्पेशलाइज्ड एरिया देखें तो हमारे पास जो मैक्रोलाइड्स है वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी दोनों इसकी है। मतलब यह बैक्टीरिया को ग्रोथ स्टॉप करने का और उसको किल करने की एबिलिटी दोनों इसमें है। इसके अगर हम स्पेशलाइज जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है वो उसके ख़िलाफ़ बेहतर काम करती है। लेगोनेला, न्यूमोफेलिया उसके ख़िलाफ़ भी बेहतरीन काम कर देते हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस उसके ख़िलाफ़ भी इस पर इफ़ेक्टिव काम करती है। अब अगर हम देखें कि ये स्पेशलाइज्ड एरिया हमारे पास हर मैक्रोलाइड्स की कौन कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन बेहतरीन काम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग जितनी भी रिसर्च, खासकर हमारे पास जो कोविड-19 में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं उन पेशेंट्स में खासकर रिकमेंड किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन को। एजिथ्रोमाइसिन के स्पेशलाइज एरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस और पेरिंजाइटिस में बेहतर काम करते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स है हमारे पास कि जब भी हम ये मेडिसिन देते हैं हमारी बॉडी इसके साथ क्या करती है। तो थोड़ा सा हर एक मेडिसिन की हमारे पास
जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें चेंजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो जीआई ट्रैक है उससे एब्जॉर्ब बहुत बेहतर होती है, इसी वजह से ज़्यादातर मेडिकेशन ओरली दिया जाता है। साथ में हमारे पास इसकी जो एंट्रेंस है वो हमारे पास प्लेसेंटा के ज़रिए भी होती है फीटस की तरफ, और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी होती है इन्फेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंट्राइंडिकेशन में बात आएगी तो हमने यहाँ बात याद रखनी है कि ब्रेस्ट मिल्क में एंटर होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो फिर हमारे पास जो बात होगी एक कंट्राइंडिकेशन की, वो हम फिर कौन से कंडीशन में नहीं दे सकते। अब हमारे पास एसिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों की हम कंबाइनली बात करें तो ये बेसिकली मेटाबोलाइज होती है, लीवर इसको मेटाबॉलिज्म इसकी करता है और एक्सक्रीट होती है यूरिन के ज़रिए। तो यहाँ पे फिर दो ऑर्गन हमारे पास आ गए। एक हमारे पास पेशेंट के लिए लीवर बेहतर होना चाहिए, साथ में उसकी जो किडनीज है उसका फंक्शन करना बहुत बेहतर, उसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसकी हाफ लाइफ 68 आवर्स तक होती है, कि 68 आवर्स तक ये बॉडी में रहती है। इसी वजह से जिन पेशेंट में मेडिकेशन यानी लेने की आदत या वो भूल जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते, तो उनके लिए बेहतर क्वालिटी क्या है कि वो क्या करें, एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करें, क्योंकि दिन में एक दफ़ा लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें क्लेरिथ्रोमाइसिन की, तो ये भी हमारे पास 3 to 7 आवर्स तक बॉडी में रहती है। इसी वजह से इसको बीडी लिया जाता है, दिन में 2 दफ़ा लिया जाता है। तो इसकी अगर एजिथ्रोमाइसिन के साथ साथ इसको दोनों को कंपेयर किया जाए तो एजिथ्रोमाइसिन की जो हाफ लाइफ है बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी कम है हमारे पास। फिर दूसरा हमारे पास है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, लीवर मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन ये एक्सक्रीट जीआई ट्रैक के जरिए होती है। इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो फीसिस में या बाइल के साथ एडजस्ट होकर जीआई ट्रैक के ज़रिए फीसिस में जो है एलिमिनेट होती है। तो जिन लोगों की हमारे पास किडनीज फंक्शन उसकी हमारे पास डिफॉर्मिटी या डिसफंक्शन का शिकार है, तो उनके लिए हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन किडनीज नहीं फीसिस में होता है। फिर हमारे पास चौथा हमारे पास है डेरिथ्रोमाइसिन। उसकी जो हमारे पास एलिमिनेशन है वो भी फीसिस के ज़रिए है। तो यहाँ पे फिर दूसरा, और इसकी जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो 2 to 36 आवर तक बॉडी में रहती है। तो इसी वजह से जिन लोगों में ज़्यादा मेडिकेशन लेने की कैपेसिटी नहीं होती, ज़्यादा नहीं ले सकते, उसके पास डेरिथ्रोमाइसिन का ऑप्शन भी है, क्योंकि ये भी ओडी लेना पड़ता है, दिन में एक दफ़ा लेना पड़ता है, और इसकी एक्सक्रीशन भी फीसिस के ज़रिए होती है। तो ये हमारे पास थी फार्माकोकाइनेटिक्स, मैक्रोलाइड्स की कौन कौन से मेटाबोलाइट्स कहाँ होती हैं, एक्सक्रीट किस तरह होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स, कि हमारे पास मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो 2 एरियाज़ पे है। एक जीआई ट्रैक पे, क्योंकि ज़्यादातर जीआई ट्रैक में यूज़ होती है, एब्जॉर्प्शन वहीं से होती है। दूसरा हमारे पास है सीएनएस का, जिन्होंने कंट्रोल करना है, रेगुलराइज करना है। अब जीआई ट्रैक की बात करें, जीआई ट्रैक में हमारे पास लोगों को, जो लोग मैक्रोलाइड्स यूज़ करते हैं उनको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स होती है, मरोड्स उठते हैं। अच्छा, जो एनोरेक्सिया है वो कॉज करते हैं लोगों में, फिर भूख नहीं लगती। फिर हमारे पास डायरिया और वोमिटिंग जो है, इसकी डायरिया खासकर जो है इसमें कॉमन होती है मैक्रोलाइड्स में। सीएनएस की बात करें, जो लोग खासकर जो हमारे पास आप लोगों ने कोविड-19 में उन लोगों को थे जो खासकर हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, उनमें कन्फ्यूजन और हमारे पास उनकी जो इमोशंस हैं, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, उसमें एक एडवर्स इफेक्ट्स काज करते हैं। वो अनकंट्रोलेबल इमोशंस जो है वो गुस्से या हमारे पास जो हंसने की कंडीशन है, दोनों हैप्पीनेस सैडनेस दोनों में हो सकती है। अब कंट्राइंडिकेशन है और कॉशन है, कौन से पेशेंट में नहीं देंगे, अगर देंगे तो एहतियात से देंगे। सबसे पहले उन लोगों में जिनमें हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है मैक्रोलाइड से, पहले जैसी आप मैक्रोलाइड दे चुके हैं, लगा चुके हैं, उनमें जो हमारे पास ऊपर एडवर्स इफेक्ट से काज चुके हैं, तो फिर आप उनमें नहीं देंगे। या उनमें जो हमारे पास एनाफाइलेक्सिस शॉक की तरफ पेशेंट को ले जा चुके हैं, आप नहीं देंगे। अगर देंगे कॉशन से, तो उन पेशेंट में जिनमें हमारे पास हेपेटिक फंक्शन, मतलब यह डिसफंक्शन का शिकार है, उसके जो लीवर है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, इसी वजह से उनमें डोज एडजस्टमेंट या बड़े एहतियात से देंगे। साथ में हमारे पास उन पेशेंट में जिनमें रीनल डिसफंक्शन हो, तो उसमें कौन से आप एहतियात से देंगे, जिन्होंने हमारे पास यानी एलिमिनेट होना है हमारे पास यूरिन के ज़रिए, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है
रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में बहुत एहतियात से देंगे। आपके पास जो है एरिथ्रोमाइसिन और आपके पास जो है डेरिथ्रोमाइसिन दोनों अवेलेबल ऑप्शन है जो आपके पास यूरिन से एलिमिनेट नहीं होते। साथ में हमारे पास आप लोग को मैंने जिस तरह कहा कि ये बेसिकली प्लेसेंटा को कॉज करता है और हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कॉज करता है। तो पेशेंट में जिनमें फीटस की बर्थ के साथ साथ जो लेक्टेटिंग मतलब बच्ची को दूध दे रही है, आप उसको दोगे तो जो बच्चे जैसे ही दूध पिएगा उसको डायरिया का ख़तरा होता है। इसी वजह से लेक्टेटिंग मदर्स और जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें बहुत एहतियात से ये दिया जाएगा। सबसे लास्ट में हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है नर्सिंग असेसमेंट कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसको हमने देना है मैक्रोलाइड्स। उनके लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को असेस करेंगे, जिसमें हमारे पास AAPCEOMO ये 8 वर्ड्स है, 8 जो एक्शंस है वो हमने लेने हैं, जिसको आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एपक्यूमा वर्ड्स आप याद रखोगे, इससे आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास 8 कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ए किस चीज़ के लिए, जो हमने कंट्राइंडिकेशन और कॉशंस हमने बताए कि पेशेंट को उसके लिए क्या करो, असेस करोगे कहीं पेशेंट को कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। सेकंड, फिज़िकल एग्जामिनेशन करो कि मैं इस पेशेंट को मैक्रोलाइड तो दे रही हूँ कि आया ये मतलब ये है जो इफ़ेक्टिवनेस जो चीज़ें हमने बताई कि ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो आया बॉडी को असेस करो कि आया इशू है जिसके लिए ये मैक्रोलाइड्स अच्छा काम करती है। तीसरा, कंडक्ट आप क्या करो, सी से कंडक्ट क्या आप एक असेसमेंट करो पेशेंट की किस चीज़ के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। पेशेंट होश व हौस में है, रिफ्लेक्सेस बॉडी फंक्शन कर रही है, क्योंकि बाद में जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसके लिए आपने इन चीज़ों को समझना है। फिर हमारे पास एग्जामिनेशन हमने करना है बॉडी रेशेस और लेजन के, क्योंकि पहले बॉडी पे मतलब यह है कि आप एजिथ्रोमाइसिन या आपने इंजेक्टेबल लगा दिया पेशेंट को, बाद में आपने देखा कि भाई उसकी बॉडी के ऊपर रेशेस है, हो सकता है ये रेशेस पहले से हो, लीजन्स पहले से हो, तो आपने पेशेंट को असेस करना है कि रेशेस या लीजन्स बॉडी के ऊपर है तो नहीं। फिर हमारे पास है ओ क्या, हम ऑब्टेन कल्चर। आप पेशेंट को कल्चर और सेंसिटिविटी देख लो कि आया इन्फेक्शन है और ये इसकी सेंसिटिव मतलब ये मैक्रोलाइड में ये ग्रुप इसके ऊपर बेहतर काम करेगा या नहीं। ऑब्टेन बेसलाइन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप ECG पेशेंट की करो ताकि कहीं पेशेंट को बाद में एरिथमियाज मतलब ये है कि हमने कहा कि पेशेंट की जो इमोशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एग्रेसिव हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, तो इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी हो सकते हैं। तो पेशेंट को एरिथमियाज के लिए उसके लिए उसकी ECG करो, हार्ट फंक्शन बेहतर है या नहीं। फिर मॉनिटर, हमने मॉनिटर करना है किस चीज़ को, टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर हमें बताएगी क्या कि इन्फेक्शन है, तो पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन बॉडी में है। ए हमारे पास है, हमने असेस करना है किस चीज़ को, लेब्स लेने हैं, रीनल फंक्शन और हेपेटिक फंक्शन जो लीवर फंक्शन है उनको देखने के लिए हमने लीवर और जो हमारे पास किडनीज है उसका फंक्शन चेक करना है, उसके लिए हमने टेस्ट करवाने हैं। ये हमारे पास जो ग्रुप था मैक्रोलाइड्स जो यहीं पे ख़त्म हो गया।